माय नेम इज़ मेजर आशीष। आज का जो वीडियो रहने वाला है बहुत ही अलग रहने वाला है मेरे बाकी वीडियो से। इतिहास हरदम योद्धाओं को याद रखता है, लेकिन जासूस हमेशा पर्दे के पीछे रह जाते हैं। आर.एन. काओ, रॉ के फाउंडर और भारत की इंटेलिजेंस दुनिया के मास्टरमाइंड, और ऐसे इंसान के बारे में जिनका नाम है रविंद्र कौशिक, वो जासूस जो दुश्मन के देश में अपनी पहचान मिटाकर देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर गया। आज की जो वीडियो रहने वाली है इन्हीं दो योद्धाओं के ऊपर रहने वाली है, जो पर्दे के पीछे रहकर देश को कैसे सुरक्षित रख रहे थे। ये कहानी होने वाली है कोई मूवी के पठान या टाइगर 3 की नहीं, या टाइगर 2 की नहीं, कोई सीक्रेट एजेंट की नहीं, या कोई द ग्रेट इंडियन स्पाई की नहीं। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि हम दो कैरेक्टर के ऊपर बात करेंगे। आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर आप स्पाई वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं या ऐसे लोगों के बारे में जानना या पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर.एन. काओ। आर.एन. काओ यानी जिनको जेंटलमैन स्पाई मास्टर भी कहा जाता था। आर.एन. काओ जिनका नाम था रामेश्वर नाथ काओ, इनका जन्म 1918 में बनारस में हुआ, जिसको हम अभी वाराणसी के नाम से जानते हैं। और ये कश्मीरी थे और कश्मीरी पंडित फैमिली में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो पूरी फैमिली थी वो कश्मीर से माइग्रेट करके बनारस में सेटल हो गई थी, और इनको जो बड़ा किया उनके अंकल पंडित त्रिलोकनाथ काओ ने किया। इनको बचपन से ही पढ़ने लिखने का बड़ा शौक़ था। इनकी स्कूलिंग सिटी ऑफ बड़ौदा से हुई इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और फिर बाद में कॉलेज करने वो लखनऊ यूनिवर्सिटी आ गए, जहाँ पर उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया। इनकी इंग्लिश लिटरेचर में भी काफ़ी ज़्यादा रुचि थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं मास्टर्स भी करूँगा इंग्लिश लिटरेचर में। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इनका जन्म 1918 में हुआ और इनकी मृत्यु 2002 में हुई, जिनको एक इंडियन स्पाई मास्टर भी कहा जाता था और एक ये ब्यूरोक्रेट भी थे। और ये भारत के जो पहले एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है यानी रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसके फाउंडिंग मेंबर, और उन्होंने उसको कमांड किया था बिटवीन 1968 टू 1977। आर.एन. काओ जो आज़ाद भारत के कुछ चुनिंदा पहले इंटेलिजेंस ऑफिसर थे जिन्होंने रॉ को बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करी। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सीनियर पोजीशंस भी होल्ड करी थी, जैसे कि सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरीट में। ये अपने करियर में काफ़ी लंबे टाइम तक पर्सनल सिक्योरिटी चीफ रहे हैं हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के, और सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे हैं प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के। और इन्होंने एविएशन रिसर्च सेंटर यानी ARC एंड जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी का उद्घाटन किया और इनका नींव रखा। ये काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट थे और इनको ओपनली बहुत कम देखा जाता था। पोस्ट रिटायरमेंट के बाद में भी ये कोई भी पब्लिक इवेंट पे नहीं जाते थे। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इनके जो काम करने का तरीका और जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखते थे उस फील्ड में ऐसे ओपन में काम नहीं किया जाता है। चलिए इनके करियर की बात कर लेते हैं। इनका करियर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ख़त्म होते ही शुरू हो गया था, जब इन्होंने इंडियन इंपीरियल पुलिस, यानी जो इंडियंस ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडियन पुलिस सर्विसेज में थे उनको इंडियन इंपीरियल पुलिस कहा जाता था, जिसे आज की डेट में IPS कहा जाता है। और इन्होंने 1940 में अपनी जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होती थी उस टाइम पे उसे क्लियर कर लिया था। इनकी जो पहली पोस्टिंग रही है वो रही है कानपुर में एज ए असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आर.एन. काओ को जो पहली बार इंटेलिजेंस में लाया गया, उनको लाया गया जो इंडिपेंडेंस डे का ईव था उस दिन लाया गया, और इनको जो लाने वाले शख्स थे उनका नाम था B.N. मलिक। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इनको कई VIP सिक्योरिटी का हेड भी रखा गया है, और उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल था वो था सिक्योरिटी हेड थे वो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के। सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी सिक्योरिटी का तरीका इतना अच्छा था कि इनको घाना भेजा गया था, जो कि उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी प्राइम मिनिस्टर कवामे, उनका जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सेटअप था उसका ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना और उसको एक नया शेप देना। अब इनके करियर का जो सबसे इम्पोर्टेंट असाइनमेंट था वो था एज ए रॉ चीफ। जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था 1962 में और ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ था 1965 में, तो उसमें ये पाया गया था जो इंडिया का इंटेलिजेंस था वो उसका काफ़ी ज़्यादा फेलियर था। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे उस टाइम पे सिर्फ IB होती थी जिसको इंटेलिजेंस ब्यूरो कहा जाता था, जो कि इंडिया की इंटरनल पार्ट को ज़्यादा कवर करती थी, ना कि इंडिया के एक्सटर्नल पार्ट को। इसलिए रॉ की शुरुआत हुई। बट इसके पीछे एक और सबसे बड़ा कारण था।
वो थे होमी जे बाबा, जिनको आप सब बिल्कुल जानते होंगे, जो कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन थे और इंडिया के साइंस के हिस्ट्री के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। इनको एक दायित्व दिया गया था जिसमें इनको भारत को एक परमाणु शक्ति बनाना था और भारत के परमाणु बम बनाना था, जिसके लिए विदेश गए थे। और विदेश से जब ये वापस आ रहे थे तो फ्रांस के ऊपर इनका जो एयरक्राफ्ट था वो क्रैश कर गया। और ऐसा कहा जाता है ये क्रैश हुआ नहीं था, ये क्रैश करवाया गया था, क्योंकि कोई देश नहीं चाहता था कि भारत एक परमाणु शक्ति बन जाए। और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी थी वो इतनी ताकतवर नहीं थी कि इस अटैक को रोक पाती, क्योंकि अगर होमी बाबा होते तो 1960 या 1970s में ही इंडिया एक परमाणु शक्ति होता। इसलिए कहा जाता है जो रॉ का गठन हुआ उसके पीछे भी इनका असैसिनेशन भी हो सकता है। और रॉ का जो गठन होना था उसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने इनको हैंड पिक किया था और इनको पर्सनली सिलेक्ट किया था कि यही वो ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। इसलिए आप और मैं जब ये कारनामे सुनते हैं आज की डेट में कि रॉ का ये कारनामा हुआ या रॉ ने ऐसा कुछ किया होगा, तो इनके पीछे ये सारे लोग थे जिन्होंने शुरुआत करी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन्होंने एविएशन रिसर्च सेंटर जो कि उड़ीसा में था उसका नींव रखी थी और उनको स्टार्ट किया था, जिसका मेन काम था कि टेक्निकल इंट को कलेक्ट करना। और जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ हमारा 1962 और 1965 में, उसी की बदौलत है कि उसने रॉ को जन्म दिया। और उस टाइम पे जो हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो थी यानी आईबी, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी, पावरफुल हो चुकी थी। बट जो हमारा इंटरनल पॉलिटिक्स था और जो उसका राजनीतिकरण हो रहा था उसकी वजह से उसका सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो आपने देखा काओ साहब ने कितनी सारी चीज़ें करी है भारत देश के लिए। उनमें से एक और चीज़ है जो कि आप शॉक हो जाओगे जान के, वो था नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इन्होंने ही एनएसजी की शुरुआत करी थी और 1980s में जब पंजाब में मिलिटेंसी हाई पे थी उस टाइम पे उन चीज़ों से निपटने के लिए उन्होंने ये चीज़ की शुरुआत करी। तो आपने देखा जो इंडिया के इतने इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि एनएसजी और रॉ, इनकी शुरुआत रामेश्वर नाथ काओ साहब ने करी। और आज जब हर इंडियंस अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है या इन ऑर्गेनाइजेशन को देख के गर्व महसूस करता है, तो उसके पीछे जिस इंसान का सबसे बड़ा हाथ था वो था रामेश्वर नाथ काओ। इनकी कुछ बड़ी बड़ी अचीवमेंट की भी बात कर लें तो जो बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर था 1971 वॉर, उसमें इन्होंने काफ़ी सारी इंटेलिजेंस की इनपुट्स दिए, जिसकी वजह से भारतीय सेना और भारत के डिफेंस फोर्सेस को काफ़ी मदद मिली कि बांग्लादेश को आज़ाद कर सके। और एक और जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी इनकी वो था मर्जर ऑफ सिक्किम। तो इनको भी काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है कि जो 1975 में इंडिया का जो 22nd स्टेट बना था वो सिक्किम था। तो आज देश में जो सिक्किम एज ए स्टेट हमारे साथ शामिल है उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है RN काओ को। अगर इंडिया या रॉ ने कुछ नहीं किया होता तो शायद ऐसा भी हो सकता था कि जो सिक्किम है वो चाइना का पार्ट बन सकता था। चाइना फोर्सफुली सिक्किम में घुस के उसको कैप्चर भी कर सकती थी। कुछ एनालिस्ट का ये भी कहना है कि 1970s से 1980s के बीच में उनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था तमिल गुरिल्लास को आर्म करने के लिए, जो भी एक क्रूशियल रोल निभा रही थी श्रीलंका का जो अफेयर चल रहा था उस टाइम पे। अब आगे बढ़ते हैं 1968 में, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को जकड़ लिया था और उनका ग्रिप काफ़ी स्ट्रांग हो गया था, तो उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से अलग कर दिया। फिर स्टार्ट हुआ जो आईबी था वो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस को गैदर करेगी और जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है रॉ, उसका काम था जो एक्सटर्नल एजेंसीज़ हैं या इंडिया के जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं उसको लुक आफ्टर करना। और रॉ का जो मैंडेट बन गया वो बन गया कि जनरली वो पूरे वर्ल्ड को देखना और पर्टिकुलरली वो साउथ एशिया को ही कवर करते थे। इंटेलिजेंस की हिस्ट्री में और इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा कोई भी इंटेलिजेंस का चीफ नहीं है जो कि प्राइम मिनिस्टर के साथ इतने सालों तक काम किया और ऑलमोस्ट 9 साल तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी। और ये चीज़ इसलिए भी थी क्योंकि उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनको इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा था। इनको कई बार जेंटलमैन स्पाई भी कहा जाता था। और जो कश्मीर है या कश्मीर का जो पेपर है, उन्होंने इनको शैडो वॉरियर भी कहा है। तो ये कहानी थी रामेश्वर नाथ काओ की, जो सामने रह के पर्दे के पीछे काम करते थे।
और इनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के लिए वो आप कभी भी मेज़र नहीं कर सकते, ना ही किसी अवार्ड से इसको कंप्लीट कर सकते हो। अब बात करते हैं इंडिया की हिस्ट्री के सबसे बड़े स्पाई की, जिन्होंने बहुत ही भयंकर कारनामे करे हैं अपनी ज़िंदगी में और जिनका नाम शायद आपने नहीं सुना होगा। ये वो इंसान थे जो पर्दे के पीछे रहते थे और पर्दे के पीछे ही काम करते थे ताकि ये देश और ये मुल्क सुरक्षित रहे। और इनका नाम था रविंद्र कौशिक, जिनको द ब्लैक टाइगर भी कहा जाता है। अगर मैं इनके अर्ली लाइफ की बात करूं तो रविंद्र कौशिक जो थे वो श्री गंगानगर में जन्मे थे 11 अप्रैल 1952 में, जो कि एक सिंपल फैमिली में पैदा हुए थे। उनके पिता J.M. कौशिक जो कि इंडियन एयरफोर्स में थे और इनकी जो माता थी वो थी आमला देवी, जिनकी मृत्यु 2006 में हुई। इन्होंने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज दोनों श्री गंगानगर से करी। कॉलेज इन्होंने बीकॉम ऑनर्स से किया जो कि SD भिनाई PG कॉलेज था। जब ये कॉलेज में थे तब इनकी काफ़ी ज़्यादा रुचि थी थिएटर में और डिबेट्स में। और ये जब कॉलेज में ही थे तब इनको पहली बार रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ ने इनको रिक्रूट किया और ये रॉ के लिए एक एजेंट बन गए। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। इनका जन्म जैसे मैंने बता दिया 1952 में हुआ और इनकी मृत्यु जो हुई नवंबर 2001 में हुई। और इन्होंने रॉ के लिए 1975 से 1983 के बीच में स्पाई करने का काम किया। इनको ब्लैक टाइगर के भी नाम से जाना जाता था और इनको इंडिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पाइज भी कहा जाता है। इनको इंडिया का ग्रेटेस्ट स्पाई इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनको जब रॉ ने रिक्रूट किया तो इनको पाकिस्तान भेजा गया और इन्होंने पाकिस्तान में जाके वहाँ के पाकिस्तान मिलिट्री में इन्फिल्ट्रेट किया और वहाँ पर पाकिस्तान मिलिट्री के जो अकाउंट डिपार्टमेंट था वहाँ एज ए क्लर्क काम करना शुरू कर दिया, जो कि एज ए क्लर्क काम कर रहे थे, नॉट एज ए कमीशन ऑफिसर, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये स्प्रेड किया कि वो पाकिस्तान मिलिट्री में मेजर थे। और ये इतने शातिर थे कि इनको शक करना या पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल था। बट इनकी किस्मत इतनी ख़राब थी कि इंडिया का एक और एसेट था, उसने इनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी और उसकी गलती की वजह से ये पकड़े गए। फिर बाद में इनको अरेस्ट कर लिया गया और इनको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया और इनको डेथ पेनल्टी की सज़ा भी दे दी 1985 में। बाद में इनके जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने इसको डेथ पेनल्टी हटा के आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। 1985 के बाद ऑलमोस्ट 16 साल तक ये बहुत सारे डिफरेंट प्रिजन्स में रहे और फिर 2001 में इनकी मौत हो गई। ये मैंने आपको बहुत ही बेसिक सा इन्फॉर्मेशन दिया। अब डिटेल में बात करते हैं। जब इनकी रिक्रूटमेंट RNW में हुई, जब ये RNW में आए तो इनको दिल्ली में 2 साल तक ट्रेन किया गया कि अंडरकवर एजेंट कैसा रहना है और पाकिस्तान के अंदर आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और वहाँ पर आप कैसे अपना अंडरकवर का काम करोगे। इनको ये भी ट्रेन किया गया कि एक मुस्लिम आदमी कैसे रहता है, कैसे अपना चाल चलन रखता है और उनको उर्दू लैंग्वेज भी सिखाई गई। जैसे कि मैंने बताया ये श्री गंगानगर से ताल्लुक़ रखते थे जो कि राजस्थान में है और ये राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर के पास में है और इनके एरिया में काफ़ी लोग पंजाबी भी बोलते थे, तो इनको पंजाबी भी आती थी जो कि पाकिस्तान में भी काफ़ी बोली जाती है। और जब इनको 1975 में रिक्रूट किया गया, उस टाइम पे जब इनको पाकिस्तान भेजा गया, उस टाइम पे जो इनकी एज थी वो सिर्फ महज 23 साल की थी। इससे आप समझिए उनके अंदर देश के लिए कितना प्रेम, कितना जज्बा था कि उनको ये पता था कि जिस देश में वो जा रहे हैं वहाँ से वो वापस लौटेंगे या नहीं, कोई गारंटी नहीं है। अब बात करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर रह के क्या किया। जब वो अंडरकवर काम कर रहे थे तो उनको एक कवर नेम दिया गया जो था कि नबी अहमद शकीर। और ये जब पाकिस्तान के अंदर सक्सेसफुली इन्फिल्ट्रेट कर गए तो वहाँ पर जाके उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले लिया और वहाँ से अपनी LLB की डिग्री भी कंप्लीट कर ली। अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो पाकिस्तान मिलिट्री में फ़ेक आइडेंटिटी और फेक नाम के साथ उन्होंने ज्वाइन कर लिया एज ए क्लर्क इन पाकिस्तान मिलिट्री डिपार्टमेंट। और उन्होंने एक लोकल गर्ल से भी शादी करी जिनका नाम था अमानत और उनके साथ उनका एक बेटा हुआ। और जो अमानत इनकी वाइफ थी उनकी डेथ हुई 2012 और 2013 के बीच में। और आप इस इंसान का देश प्रेम देखिए, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी वो झुके नहीं या मेल्ट डाउन नहीं हुए।
उनका जो देश प्रेम था वो बरकरार रहा और 1979 से 1983 के बीच में जो पाकिस्तान मिलिट्री में क्लर्क थे तो काफ़ी सारे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन वो रॉ को भेजते थे। एंड नेचुरली जो उन्होंने भेजा होगा, जिस टाइप की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उन्होंने भेजी होगी, वो पब्लिक डोमेन में आपको कभी नहीं मिलेगी। जब इनका कारनामा उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को पता चला तो उन्होंने इसका नाम दिया द ब्लैक टाइगर। हाँ, ये नाम इंदिरा गांधी ने ही इनको दिया। अब चलिए बात करते हैं डेथ और उसके बाद की। जब सितंबर 1983 में रॉ ने एक लो लेवल ऑपरेटिव को भेजा था जिसका नाम था इनायत मसीह, जिसका काम था रविंद्र कौशिक के साथ जाके कनेक्ट होना या कॉन्टैक्ट करना। और मसीह की गलती की वजह से जो इनका कवर था वो एक्सपोज हो गया और इनको पकड़ लिया गया। फिर उन्हें कैप्चर करके 2 साल तक टॉर्चर किया गया और इंटरोगेट किया गया। कहाँ पर? सियालकोट में। फिर 1985 में इनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया। बाद में इनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो पाकिस्तान थी उन्होंने इनको लाइफ टर्म यानी कि आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और इनको 16 सालों तक कई सारी जेलों में रखा गया, जैसे कि सियालकोट, कोट लखपत, मियानवाली जेल। उन्होंने कैसे ना कैसे करके सीक्रेटली ये मैनेज कर लिया कि एक लेटर भेज दिए अपनी फैमिली में जो कि इंडिया में थी, यानी उनके माँ बाप, और जिसमें ये पता चला कि जो उनकी हालत है और उनकी हेल्थ है बहुत ही बुरी है और काफ़ी ज़्यादा वो ट्रॉमा फेस कर रहे हैं पाकिस्तानी जेलों के अंदर। और जो उन्होंने लेटर्स लिखे थे उन लेटर्स में एक लेटर में ये लिखा था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? और फिर नवंबर 2001 में इनकी मृत्यु हो गई जो कि एक हार्ट डिजीज़ की वजह से हुई। और उस टाइम पे ये जेल मियानवाली में थे जो कि पाकिस्तान की एक सेंट्रल जेल है। और एज़ पर जो इनकी फैमिली थी, कौशिक की फैमिली थी, उन्होंने ये कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने ये रिफ्यूज़ कर दिया कि ऐसा भी कोई हमारा बंदा है, ना हम इसको जानते हैं, ना हम कोई एफर्ट करेंगे इसकी मदद के लिए। और इनकी फैमिली ने ये भी दावा किया कि जो एक था टाइगर जो बनी थी वो इन्हीं के बेटे के ऊपर बनी है, क्योंकि इनके फैमिली वालों को लगा जो स्टोरी है और जो स्टोरी लाइन है इन्हीं के ऊपर वो मैच करती है। और ये जो मूवी है वो 2012 में रिलीज़ हुई थी और जो उनके डायरेक्टर थे कबीर खान, उन्होंने ये पूरा जो क्लेम था उसको डिनाई कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपने देखा कि स्पाइस की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है और कितनी कठिन होती है, जहाँ पर आपका देश आपको पहचानने से मना कर दे या हेल्प करने से मना कर दे। ये बहुत ही बड़ी कड़वी सच्चाई है कि कोई भी देश अगर कोई अपना स्पाई भेजता है दूसरे देश में, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसका देश कभी भी उसको पहचानेगा नहीं और मदद तक नहीं करेगा। और आज की जो मेरी वीडियो थी उन सभी स्पाइस जो दिखते हैं या जो नहीं दिखते हैं, जो इंटेलिजेंस में काम करते हैं, उनके सेक्रीफाइस, उनका देश के प्रति प्यार और उनका हिम्मत के लिए डेडिकेटेड था। आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।